Assalamualaikum everyone, welcome to learning program. Today lecture is about autism spectrum disorder. Childhood and developmental disorder है, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है disorder. एक्चुअली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये स्टार्ट हो जाता है 18 मंथ से शो ऑन होना. बच्चे का पता चलने लग जाता है 18 महीने से कि बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेरेंट्स को नहीं पता होता कि मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, और वो मोस्टली पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े मूडी हैं, किसी से बातचीत नहीं करते या रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी चीज़ को, ये बस अपनी दुनिया में मगन रहते हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. एक सेपरेट जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चों के अंदर आ जाता है ऑटिज्म का, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर चेंजिंग आती है. तो इसमें आपको मैं बेसिकली इसके सिम्टम्स बताऊंगी कि कौन कौन से इसमें है सिम्टम्स जिसकी वजह से आप इस डिसऑर्डर को जज कर सकते हो. सेकेंडली आपको मैं इसके काजेज के इसकी वजह क्या है, किस वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाता है. देन आई विल बी डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि इसकी बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से हम इसका इलाज करते हैं. So students and anyone who come in a first time must be subscribe my channel and press the bell icon, because new videos की notification आपके पास बआसानी received हो सकेगी. फर्स्टली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताती हूँ. ये चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है और इसमें परसिस्टेंट इम्पेयरमेंट स्टार्ट होती है. मतलब मुस्तकिल बच्चा अपना बिहेवियर ऐसे ही शो करता है. कहाँ अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में कम्युनिकेशन, बातें नहीं ठीक तरीके से कर पाता, दूसरे लोगों से मिलता जुलता नहीं है ज़्यादा, और दूसरे लोगों से बात करते हुए इनकी आवाज़ जो सी होती है वो लफ्ज़ बिल्कुल परफेक्टली नहीं निकलते. ये डिसऑर्डर एक बिहेवियर और ये रिपीट करता रहता है. ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्सन के साथ ऐसा बिहेवियर ये शो करता है. इसका बिहेवियर हर पर्सन के साथ ऐसे ही होता है, और इसका इंटरेस्ट लेवल बहुत कम होता है. जैसे आपको एक फिगर शो हो रही होगी, बच्ची खेल रही है टॉयज के साथ, तो इनकी जो सी टॉयज वगैरह ये चीज़ें भी इंटरेस्ट जो लेवल है बहुत कम होता है. चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, ब्लैंक रहते हैं, फ्लैट रहते हैं. इस तरह के स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. इसकी बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन से अलामात हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि बच्चे को ASD है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. यह बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ इसके आगे रखी उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता. फॉर एग्जांपल कोई टॉयज इसके लिए न्यू ले आए, उसे दिखाएं, वो बच्चा कोई फ्लैट रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है. जैसे कि बच्चों के सामने एरोप्लेन अगर आप फ्लाई करके दिखाते हैं तो बच्चा उसकी तरफ देखता है, फिंगर करता है या उसको रिस्पॉन्ड करता है. ये सम टाइम ऐसे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को देखते ही नहीं है, या किसी और पर्सन, कोई और पर्सन उसे पॉइंट आउट कर रहा है उसे देखते नहीं. समटाइम ऐसे नहीं है कि इनमें से सब सिम्टम्स एक पर्सन के अंदर हो या एक चाइल्ड के अंदर हो. किसी के अंदर कोई सिम्टम शो हो रहा होता है, किसी के अंदर कोई और शो हो रहा होता है. कुछ लोग बच्चे होते हैं वो मुश्किल हो जाता है उनका दूसरे लोगों के साथ इंटरेस्ट डेवलप करना, दूसरे लोगों के पास नहीं जाते. इनकी जो आंखों का कॉन्टैक्ट होता है ये वो अवॉइड कर रहे होते हैं. वो लोगों की आंखों से जैसा है ना कि एक अट्रैक्शन होती है, वो बात करते हैं, देखते हैं तो स्माइल पास करते हैं. तो ये ऐसे बच्चे आई कांटेक्ट से अवॉइड करते हैं. लोगों की फीलिंग्स को, उनकी बातों को समझना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है. जो अनअवेयर पीपल्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इवन कि उनकी आवाज़ों को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते. और जो कि जैसे बातें करनी, खेलना है, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं इनमें ज़्यादा जो है इंटरेस्ट शो नहीं करते. उसके अलावा इको वर्ड्स जो होते हैं, फ्रेजेस वर्ड्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिपीट करते रहते हैं. इनकी लैंग्वेज जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती. कुछ लोगों को ये भी है कि शायद इनके जो है हमारे पास है ना लैंग्वेज प्रॉब्लम है. लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है. बच्चा सही से लफ्ज़ नहीं बोलता, अपने लफ्ज़ में से या आखिरी या मिडल या फर्स्टली वर्ड्स को बोल के साउंड निकाल के अपनी बात को अपने पेरेंट्स को समझा देता है, बट
जैसे ही वो 3-4 से अबव होता है, स्कूल लाइफ में एंटर होता है, तो उसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज करनी स्टार्ट कर देती हैं। उसके अलावा वर्ड्स एंड इमोशंस, इन सब चीज़ों, इवन दैट देखा गया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे सही से चल नहीं पाते, बैठे रहते हैं, लोनलीनेस रहते हैं, अकेले अकेले फील करते हैं। इनके लिए कोई गेम ले आए तो उससे खेलते नहीं हैं, अपने एक्शंस को दोबारा दोबारा रिपीट करते रहते हैं। और इनकी एक रूटीन होती है, अगर इन्हें इनकी रूटीन से चेंज कर दें या इन्हें कहीं ले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रबल बियर करनी पड़ती है। उसके बाद ये स्मेल, टेस्ट एंड लुक, फील, इन सब चीज़ों का रिएक्शन नहीं देते। स्मेल आ रही है तो एक नॉर्मल लाइफ में जिस तरह स्मेल आ रही है उसी तरह ये फील करते हैं, इन्हें कोई इतना ख़ास पता नहीं चलता। उसके अलावा ये कोई भी वर्ड को स्टॉपिंग नहीं आती, अगर ये कोई लफ्ज़ समझा रहे हैं अपने पेरेंट्स को, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इन्हें एंडिंग करनी नहीं आती, स्टॉपिंग नहीं आती कि इस बात को कैसे ख़त्म करें, अचानक से एक लफ्ज़ पे लाके बात को ख़त्म कर देते हैं। ये है सिम्टम्स ऑफ द ASD। डायग्नोस इसे कैसे करते हैं, इसे मेडिकली आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, उसकी रीज़न भी यही है कि टेस्ट ना होने की वजह से पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि हमारे चाइल्ड को जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो वो काफ़ी टाइम पीरियड ऐसे ही निकाल देते हैं कि शायद अभी छोटा है, शायद अभी ये बच्चा जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शायद मे भी बच्चे को जो है दिल नहीं कर रहा, उन्हें एज अ चाइल्ड वो ट्रीट करते करते बहुत टाइम उनका पास आउट कर देते हैं। और जिसके रिजल्ट में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एबनॉर्मेलिटीज शो करने लग जाता है। एक्चुअली अगर इसे हम डायग्नोज करते हैं तो इसकी एटलीस्ट ईयर जो से है वो 18 मंथ का बच्चा होता है, उसमें हम इसको डायग्नोज करते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में एक्सपीरियंस रखते हैं तो 18 मंथ से 2 इयर्स तक आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को फाइनली डायग्नोज ही नहीं किया जाता, जब तक वो बूढ़े हो जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है, और बड़े हो जाते हैं बहुत तब पता चलता है तो इन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इवन अगर बच्चों में देखा जाए, जो बच्चे स्टडी करने लग जाते हैं उनकी स्टडी नहीं नॉर्मल रहती, चीज़ें याद नहीं होती उन बच्चों को, चीज़ें वो पिक आउट नहीं करते जल्दी से। एक तो होता है बच्चे के ऊपर तवज्जो देते हैं तो बच्चा चल पड़ता है, लेकिन इन पे तवज्जो भी दी जाती है, सब कुछ किया जाता है, हर तरीके से परफेक्शन होती है, बट बच्चा फिर भी कैपेबल नहीं होता। दैट इज द ASD डिसऑर्डर। वजह क्या है, रिस्की फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं, किन किन की वजह से ये ASD डिसऑर्डर आ जाता है। फर्स्टली जीन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपकी फैमिली में कहीं रन कर रहा है ASD डिसऑर्डर, तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि आपकी फैमिली में फर्दर जो आपकी जनरेशन आएगी उनमें भी ये डिसऑर्डर होगा। जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन से ये डिसऑर्डर आता है, सिबलिंग की वजह से आता है, हाई रिस्क है अगर आपकी सिबलिंग में किसी को ASD है। थर्ड आ जाता है आपकी जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल। हमारे जिस्म में जो क्रोमोसोमल है उनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है और हर क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक काम अंजाम दे रहा है। तो जो हमारे पास फ्रैगल एक्स सिंड्रोम्स है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, इसमें कोई सेक्रोल्स बन जाए, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है ASD डिसऑर्डर का। ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि हमारे पास जो उनसे क्रोमोसोमों की एक्सचेंज है वो एक नॉर्मल वे में हो रही होती है। अगर इसमें कोई ना कोई किसी वजह से, किसी टेंशन की वजह से, या मे भी कोई डिस्टर्बर अल्कोहल यूज़ कर लें ड्यूरिंग द बर्थ, तो ये क्रोमोसोम्स में उनकी जो उनसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इनमें सिंड्रोम्स आ जाते हैं, जिसके रिजल्ट में बच्चे को ASD डिसऑर्डर हो जाता है। बाय बर्थ तो पता नहीं चलती, बट आपको मैंने बताया कि 18 मंथ से 2 इयर्स के दरमियान बहुत इजीली आप इसे डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी एविडेंस कि आपकी आफ्टर बर्थ जो है वो अगर इमीडिएटली कोई क्रिटिकल आपके पास चांस है कि क्रिटिकल कोई इवेंट काज हुआ है, उसकी वजह से ASD डिसऑर्डर हो जाता है, या आपके बड़े जो से पेरेंट्स हैं उनमें से अगर किसी को है, तो मोस्ट चांस है, रिस्क है कि आपके चाइल्ड को भी ASD डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो अब तक इसकी कोई हमारे पास एक्यूरेट मेडिसिन नहीं है कि ASD डिसऑर्डर को इस ट्रीटमेंट से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन
موسٹ چانس ہے آپ کے 70 to 75 آپ کے پاس چانس ہے کہ اگر آپ انٹرونشنس یوز کروا رہے ہیں، فار ایگزامپل تھراپیز، اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ایک کنسلٹ سائیکالوجی کو چوز کرتے ہیں اور ان کے پاس ریگولر جا رہے ہیں، جب وہ سیشن دیتا ہے آپ کو، آپ اپنے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، وہ بچے سے چائلڈ ٹاک کرے گا، واک تھراپی کروائے گا، انٹریکشن کروائے گا، اور پھر وہ ڈاکٹر ان تھراپیز کے تھرو بچے کے اندر چانسز ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے ڈائگنوز ہو جائے جب بچہ اسی ٹائم اگر یہ شروع ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اگر ڈائگنوز نہیں، سم ٹائم کیا موسٹلی پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا کہ ASD ڈس آرڈر ہے کیا، اسے ہیبٹ سمجھتے ہیں بچوں کی، وہ کہتے ہیں ہمارے بچہ ایسا ہی ہے، زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے. تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اسے ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ ایکسٹرنل آئیکنس ہوتے ہیں، اس کے تھرو ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے، جہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن دی جاتی ہے انہیں، اور ایک سیپریٹ انٹرونشن سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ انہیں پڑھایا جاتا ہے یا انہیں ایویلویٹ کیا جاتا ہے. سو اینی ون، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہیلپ فل کرے تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، بیکاز نیو جو ہے میں نے ڈیولپمنٹل چائلڈ جو سے ہیں ڈس آرڈر کور کروانے ہیں، ان کے جو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ریسیوڈ ہو سکے گا. سو اللہ حافظ.